आप सभी लोगों का आज फिर से एक बार फिर स्वागत है टीचर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज आप लोग कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग दोनों पढ़ेंगे। काम नहीं करता, ओह अब समझ में आया, ठीक है। तो सहकारी और सहयोगी दोनों अधिगम आज आप लोग को पढ़ने हैं। साथ ही साथ 2023-24 में, जैसे मतलब देखिए 22 और 23 में इन दोनों सेगमेंट से, पहला तो ये सहकारी और सहयोगी अधिगम, दूसरा मुक्त और बद्ध प्रश्न या प्रश्नावली से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते आ रहे हैं। तो इससे जो प्रश्न बन रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक जाननी पड़ेगी। अगर वो बेसिक आपको समझ में आ जाएगी तो समस्या नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज है इस बेसिक को समझना। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बेसिक सी चीज ये है कि कुछ टॉपिक बार बार आपके फर्स्ट पेपर में आते हैं। देखिए पेपर फर्स्ट जो है उसमें बार बार कुछ टॉपिक आ रहे हैं। जैसे शिक्षण में ही अभी आपको हम बोले ना कि कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट, इसके बाद ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, इसके बाद आपका, हाँ भैया सबको शुभ संध्या। तो ये दो टॉपिक जाने की सहयोगात्मक और सहकारी अधिगम वाला, मुक्त और बद्ध प्रश्न वाला। इसी तरह आपका जो मैंने पिछले बार क्लास में पढ़ाया था स्कैफोल्डिंग या फिशबॉल ड्रा वाले, इस तरह के क्वेश्चन 22-23 में बहुत पूछे गए। तो एक चीज देखा कि जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आपको नहीं आ रहे हैं उसको कमेंट में लिख करके बता दिया कि जो संडे को 2-3 टॉपिक ऐसे ही पढ़ा देंगे। इससे आपके 2-4 क्वेश्चन सही होने लगेंगे। चलिए सबको एक साथ प्रणाम और शुभ संध्या। अब देखिए जो आपको पढ़ना है उस पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम मुक्त और बद्ध प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, एक बार समझ जाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी को प्रश्न बोलो या प्रश्नावली बोलो, कोई मतलब नहीं है। अब प्रश्नावली और प्रश्न में अंतर तो आप सभी जानते हैं। क्वेश्चनर का मतलब होता है उसमें कई क्वेश्चंस का सेट होगा और प्रश्न तो सिंगल होते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए, ये मुक्त प्रश्न है और ये बद्ध प्रश्न है। दो बातें तो एकदम स्पष्ट हैं। मुक्त प्रश्न को ही आप क्या बोल सकते हैं, हम कई बार बता चुके हैं, ये क्या है, अनावृत। मतलब ये किसी तरह से ढके हुए नहीं है, पूरा ओपन है, अनावृत बोलिए। या फिर इसे आप बोलते हैं बेसिक तरीके से समझिएगा क्योंकि ये चीजें आपसे पूछती रहती हैं। ये बद्ध प्रश्न है, इसी को आवृत्त प्रश्न बोलेंगे और इसी को बंद सिरों वाले प्रश्न बोलेंगे। और इसी को ओपन एंडेड बोलते हो, ओपन एंडेड, और इसी को बोलते हो क्लोज्ड एंडेड। ठीक है, इतनी बात तो सभी को समझ में आ रही होगी। हाँ भैया शुभ संध्या। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है ना। मुक्त प्रश्न को ही आप अनावृत खुले सिरे वाले प्रश्न या ओपन एंडेड प्रश्न बोलते हो, बद्ध वाले को आवृत बंद सिरे वाले प्रश्न या क्लोज एंडेड बोलते हो। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तब आप धीरे से इसकी विशेषताओं के ऊपर ध्यान दीजिए। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो देखो जो मुक्त प्रश्न है, अब मैं नीचे साथ में बद्ध प्रश्न भी लेके चलता हूं। अब थोड़ी सी चीजें यहीं पे आपको स्पष्ट हो जाएंगी और यहीं पे टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। देखो क्या, जो चीज बधी हुई है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि उसकी संरचना क्या है, फिक्स है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, संरचित बोल सकते हैं ना। देखो जो चीज बधी हुई होगी उसकी संरचना क्या होगी, फिक्स होगी। तो ये प्रश्न कैसे होंगे, संरचित। अगर बद्ध प्रश्न संरचित प्रकृति के होते हैं तो अपने आप बताओ मुक्त प्रश्न कैसे होंगे, असंरचित प्रकृति के, क्योंकि इसकी संरचना बधी हुई नहीं है। बेसिक सी बात समझ में आई। जो चीजें संरचित होंगी मतलब जिसकी संरचना फिक्स होगी उसका पहले से प्लान बनाए होंगे ना कि इसकी संरचना यही होनी चाहिए। चाहे बद्ध प्रश्न है तो हमें फिक्स है ना कि हम इसी दायरे में आपसे प्रश्न पूछेंगे, इसके बाहर जाकर के नहीं पूछेंगे। तो सीधी सी बात है, ये कैसा होता होगा, पहले से प्लान बनाया गया होगा। यानी कि ये क्या हो सकता है, अधिकांशतः कैसा होना चाहिए, पूर्व नियोजित होता होगा। जो बद्ध प्रश्न होते होंगे वो पूर्व नियोजित होते होंगे, लेकिन ये पूर्व नियोजित नहीं होते।
ठीक है, हम इसको पूर्व नियोजित ना करके अगर हम ऐसा बोल दें तात्कालिक प्रकार का तो ज्यादा उचित रहेगा। ठीक, इसके अतिरिक्त एक चीज बताओ, जो चीजें बधी हुई हैं उससे उत्तर कैसे प्राप्त होंगे? सीमित ही तो प्राप्त होंगे। जो चीजें आपकी बधी हुई हैं उनसे प्रश्नों का उत्तर कैसा प्राप्त होने वाला है? सीमित। और जो चीजें बधी नहीं है उससे कैसा उत्तर प्राप्त होगा? असीमित। तो एक चीज बेसिक समझना, जो बद्ध प्रश्न है वो संरचित होते हैं, पूर्व नियोजित होते हैं, सीमित उत्तर प्रदान करते हैं। जो मुक्त प्रश्न है वो असंरचित होते हैं, तात्कालिक होते हैं और असीमित अर्थ प्रदान करते हैं। बद्ध प्रश्न कैसे प्रकृति के होंगे? भाई सीधी सी बात है, बधे हुए हैं तो सामान्य प्रकृति का उत्तर देंगे ना। जैसे मैं पूछ दूं भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, ये बधा हुआ प्रश्न है, तो आप बता देंगे, कोई ना कोई सीमित या सामान्य आंसर देंगे। लेकिन कोई मुक्त टाइप का प्रश्न होगा, वो सामान्य उत्तर न देके क्या होगा, उसके उत्तर भी क्या होंगे? असामान्य होंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या थोड़ी भी, फिर से बता दे रहे हैं, देखो जो बद्ध प्रश्न है वो संरचित होंगे, पूर्व नियोजित होंगे, क्योंकि संरचना फिक्स है तो उनको पूर्व नियोजित बनना पड़ेगा। वो सीमित अर्थ दे रहे होंगे, सामान्य सा उत्तर दे रहे होंगे। ठीक उल्टा देखो, मुक्त प्रश्न कैसे होंगे? असंरचित होंगे, तात्कालिक प्रकृति होंगे, कुल मिला के पूर्व नियोजित नहीं होंगे, असीमित होंगे, मतलब उसकी सीमा नहीं फिक्स रहती है, असामान्य उत्तर देने में सक्षम होंगे। यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो मुक्त प्रश्न होंगे उसका उत्तर हम काफी डायमेंशंस में दे सकते हैं, यानी कि चिंतन के लिए स्वतंत्र अवसर होता होगा, है ना। यहां पर चिंतन के लिए स्वतंत्र अवसर है और बद्ध प्रश्नों में चिंतन के लिए पर्याप्त स्वतंत्र अवसर नहीं होता। नहीं होगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई? यहां तक कोई समस्या नहीं है? तो थोड़ा सा और आगे समझते हैं। जब हम मुक्त प्रश्नों की बात कर रहे हैं, खुल करके आप किससे बात करें? ओपन प्रश्नों का मतलब क्या है? खुल करके आप वार्तालाप कब कर सकते हैं? कहीं कोई सामान्य वार्तालाप चल रहा हो मित्रों से, या फिर कोई ऐसा साक्षात्कार हो रहा हो जिसमें यह कहा जाए अपने मन से बताइए। समझ रहे हैं? तो मुक्त प्रश्नों का प्रयोग कहां होता है? सामान्य वार्तालाप में, साक्षात्कार इत्यादि में। ठीक है, लेकिन बद्ध प्रश्नों का रोल सबसे अहम कहां होगा? तो बद्ध प्रश्नों का रोल सबसे अधिक कहां होता है? जब आप किसी पार्टी के लिए पोल करवा रहे होंगे कि भाजपा जीतेगी कि हारेगी, ये बद्ध प्रश्न है। कहीं सर्वे के लिए चले जाओ तो वहां पर जो प्रश्न पूछोगे अपने टॉपिक से रिलेटेड ही पूछोगे, उसकी सीमा में बांध करके ही पूछोगे, वहां पे क्या हो जाएगा? ये बद्ध प्रश्न का प्रकृति पालन करेगा। वैसे भी आज मैच आ रहा है तो मैच पे ज्यादा ध्यान न देकर के इस पे थोड़ा ध्यान दे दो, तो ये ओपन और क्लोज एंडेड आज ही समझ में आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? जल्दी से देख के बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? मुक्त और बद्ध प्रश्न में जल्दी से देख लीजिए, बड़ी सिंपल सा टॉपिक होता है, ये बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, जल्दी से देख के बताओ, यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं तो थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से देखिए। किसी बच्चे को कोई समस्या? चलो नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। तो ये मुक्त और बद्ध प्रश्न का कॉन्सेप्ट था। अब अपने यूजीसी के 2023 के पेपर में आप सॉल्व करिएगा इसको सोच करके। तो जब आप ये सोच करके सॉल्व करेंगे तो प्रश्न में कहीं भी दिक्कत आएगी ही नहीं। बस थोड़ी सी सोच सही रखना और एलिमिनेशन कर लेना, दो काम करोगे तो ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, मुक्त और बद्ध प्रश्न से आगे बढ़ के। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक जब दिक्कत नहीं है तो अपना छोटा सा और अगला टॉपिक देखो। आज बहुत समय नहीं लेंगे, भारत पाकिस्तान का मैच आ रहा है, मन ही मन तुम लोग हम ही को सुना रहे होगे कि मैच नहीं देखने दे रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी ही पढ़ा देंगे। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग, देखो एक बात और बता दें, इसको इंग्लिश में ही याद कर लो। ठीक है, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग को। ठीक है, क्योंकि एक बात समझना, अगर आप इसको हिंदी में याद करें क्या पता आप भूल जाएं, तो एक चीज याद कर लो, एक है कोलैबोरेटिव, एक है कोऑपरेटिव लर्निंग। ये वर्ड इंग्लिश में ही याद कर लेना और पेपर आए तो एक बार इंग्लिश देख लेना कि किसकी मीनिंग कोलैबोरेटिव दी है, किसकी दी है कोऑपरेटिव। ठीक, तो ये प्रश्न आपको करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से तब कर पाएंगे। तो चलते हैं, अब थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं।
तो एक होता है कोलैबोरेटिव, एक होता है कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेट करना यानी कि एक बेसिक सी बात है, सहयोग करना, ठीक है। कोऑपरेट करना जैसे कि मैं बोल दूं सहयोगात्मक या सहयोग करना, जैसे हम अक्सर बोलते ना थोड़ा सा मेरा किसी ने कोऑपरेट कर दिया, मैं आगे बढ़ गया। और इसका मतलब कोलैबोरेट होने का मतलब सहकारी या सहभागी होना। लेकिन हिंदी पे मत जाना, आप इंग्लिश वर्जन को थोड़ा सा ध्यान देना, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाना, आप इंग्लिश से ही अपने काम चला लेना, ठीक है। तो चलो इंग्लिश से अगर कोई काम चलाने को कहे तुमसे तो कैसे चला सकते हो। सबसे पहले जो आपका कोलैबोरेटिव होता है, सहकारी या सहभागी, किसी काम में तुमने क्या किया है, भाग लिया है। भाग लिया है तो वो काम पूरा भी करोगे। यानी कि अगर कोई पूछे कि ये कैसा होता है तो हमेशा एक बेसिक सी बात समझना, तुमने अपनी इच्छा से भाग लिया था तो ये कैसा बनेगा। तुम इसको भूल जाओ, इसको 2 मिनट के लिए सहकारी सहभागी भूल जाओ, तुम केवल कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव को दिमाग में रखना, उससे क्वेश्चन को करने का प्रयास करना, ठीक। तो जो आपका कोलैबोरेटिव टाइप का होता है उसमें स्टूडेंट यानी कि वो छात्र केंद्रित होता है। कोऑपरेटिव वाला शिक्षक केंद्रित होता है। कल ही मैं एक प्रश्न करा रहा था सहयोगात्मक, याद आया, सहयोगात्मक का मैं एक प्रश्न करा रहा था, तो उसमें मैंने बोला कि इससे निर्देश शिक्षक की तरफ से आते हैं और मैंने ऑप्शन को सही लगवा दिया था। तो ध्यान से देखो, जब शिक्षक केंद्रित होगा तभी तो निर्देश शिक्षक की तरफ से आएंगे, ठीक। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। दूसरी बात, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जब छात्र केंद्रित है तो इसमें जो प्रतिभाग परक प्रस्तुतियां होती होंगी, जो परफॉर्मेंस जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, वो कौन करता होगा, छात्र द्वारा ही होती होंगी, है कि नहीं। जो इसमें परफॉर्मेंस होती होगी वो कौन करता होगा, छात्र करते होंगे। दूसरी बात, इसमें क्या हो सकता है, सेकंड वाले में सोच करके बताओ। यहां पर जितनी चीजें परफॉर्म करने की बात है वो होता क्या है, प्रतिभाग परक जो प्रस्तुतियां होती है, परफॉर्मेंस, शिक्षक द्वारा कराई जाती है। ये 2 बातें क्लियर हो गई, बेसिक से समझना। इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत कभी कभी आती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कोलैबोरेटिव लर्निंग में छात्र केंद्रित होता है, इसमें जो प्रतिभाग परक प्रस्तुतियां होती हैं यानी कि परफॉर्मेंस कौन करता है, छात्र करता है। कोऑपरेटिव लर्निंग शिक्षक केंद्रित होती है तो इसमें प्रतिभाग परक प्रस्तुतियां शिक्षक के द्वारा कराई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको बेसिकली समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव, अब कोलैबोरेटिव जो लर्निंग होती है इसमें जो कार्य होते हैं, जब छात्र हैं तो इसमें सामूहिक रूप से समस्या का समाधान करते हैं, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, सामूहिक कार्य की भावना होती है। क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित है, बाकी बच्चों को एक साथ वो काम कराने का प्रयास करेगा तो इसमें सामूहिक कार्य की भावना होती है। तो अगर तुमसे कोई पूछे व्यक्तिगत उपलब्धि कहां पे होगी, तो व्यक्तिगत उपलब्धि कोलैबोरेटिव में होती है। और उसमें कैसी उपलब्धि प्राप्त होती होगी, सामूहिक उपलब्धि। यहां तक कोई दिक्कत देखिए, किसमें व्यक्तिगत उपलब्धि होती है और किसमें सामूहिक उपलब्धि। जो शिक्षक केंद्रित होता है वो सामूहिक उपलब्धि होती है, जो छात्र केंद्रित होता है उसमें व्यक्तिगत उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद आगे क्या हो सकता है चलो, और इसके अतिरिक्त अगर कोई तुमसे पूछे तो दोनों में देखो सक्रियता महत्वपूर्ण तत्व है। ना तो तुम इसमें निष्क्रिय हो सकते हो, जब काम में भाग लेने गए हो तो भी सक्रियता यहां दिखाओगे,
और साथ ही साथ एक चीज बताओ, तुम किसी का सहयोग करने गए हो तो भी तुम क्या दिखाओगे? सक्रियता। तो अगर कभी यूजीसी में कहे कि इसमें छात्र निष्क्रिय हो सकते हैं तो दोनों ऑप्शन काट देना, किसी वाले भी अध्ययन में छात्र निष्क्रिय नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है आगे? जो आपका कोलैबोरेटिव होता है उसमें एक चीज आती है, क्या चीज है? ये कैसा हो सकता है? ये लचीला हो सकता है। जैसे कि तुम सहयोग की बात अगर हम कर रहे हैं, मदद की, तो ये काम क्या लचीला हो सकता है? अपने एक मित्र से लो, दूसरे मित्र से लो, ना लो, ये लचीला हो सकता है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है लचीले टाइप का नहीं होता, क्योंकि ये शिक्षक द्वारा निर्धारित हो रहा है, तो ये संरचित प्रकृति का होता है। ये किस प्रकृति का होगा? जो भी चीजें शिक्षक द्वारा होती हैं वैसे भी समझ लो संरचित प्रकृति की होती हैं, वेल प्लान्ड होती हैं। और जब तुम किसी का सहयोग लेते हो तो एक अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो दूसरा लचीले प्रकृति का होता है। क्लास कै बजे चलती है? क्लास 5 बजे चलती है। ध्यान दीजिएगा, आज संडे है इसलिए 4 बजे से चलती है, लेकिन बाकी दिन मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक क्लास 5 बजे से ही चलती है। आज संडे होने के कारण ये अतिरिक्त आपको पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन बाकी दिन ये कब चलेगी? 5 बजे से। ठीक है, और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए नीचे नंबर चल रहा होगा, आप कॉल करके आसानी से पता कर सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी विशेषताएं मिल जाएंगी जिसमें आप काम कर सकते हैं। अब एक चीज बताओ, ये शिक्षक केंद्रित है तो एक बेसिक सी बात तो यहां पता चल रही होगी ना, इसमें हर चीज क्या होगी? प्रेडिक्टेबल होगी। प्रेडिक्टेबल का मतलब पहले से अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि वेल प्लान्ड है, शिक्षक केंद्रित है, तो पहले से प्रेडिक्टेबल होगी। लेकिन ये वाली चीज छात्र केंद्रित है तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? अनप्रेडिक्टेबल होगी। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? देखो, आप अपने शब्दों में से ही नए शब्द खोज करके उसकी विशेषताएं बना सकते हो। अब एक चीज बताओ, किसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होगी? जब सामूहिक रूप से आगे बढ़ना है, एक चीज बताओ, इसमें सामूहिक कार्य की भावना है ना, तो जब समूह को ही आगे बढ़ना है तो इसमें क्या नहीं होगी? प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। अगर कोई पूछे कि प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति का कौन सा नहीं होगा, तो कोऑपरेटिव नहीं होगा, लेकिन कोलैबोरेटिव क्या है? अभी मैंने लिखा था व्यक्तिगत उपलब्धि, तो इसमें अंदर कैसी भावना आएगी? प्रतिस्पर्धा की आएगी। ध्यान देना, प्रतिस्पर्धा किसमें हो सकती है? कोलैबोरेटिव में। और इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है? सामूहिक कार्य है, समूह को आगे बढ़ाना है। इसमें व्यक्तिगत उपलब्धि है, उसमें सामूहिक उपलब्धि है। और कोई चीजें सोचो। अब एक चीज बताओ, मैंने कोऑपरेटिव को क्या बोला? संरचित, मतलब इसकी संरचना फिक्स है। अभी संरचना फिक्स का मतलब क्या होगा? इसमें जो भी प्रश्न मिल रहे होंगे, जो भी कार्य मिल रहे होंगे, चाहे जो भी असाइनमेंट मिल रहे होंगे, वो किस प्रकृति के हो जाएंगे? बद्ध प्रकृति के, क्योंकि ये कैसा है? संरचित। और कोलैबोरेटिव में जो भी असाइनमेंट होगा, जो भी कार्य होगा, जो भी करना होगा, वो किस प्रकृति का होगा? असंरचित या मुक्त प्रकृति का। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? जल्दी से देख करके बताओ, यहां तक कोई समस्या? जल्दी से देखो, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? जल्दी जल्दी देख के बताइए। अगर कोई समस्या हो तो बताइए, हम फिर से बता देते हैं। देखो, सबसे पहली बात, जो कोलैबोरेटिव टाइप की लर्निंग है वो छात्र केंद्रित है। छात्र केंद्रित है तो इसमें प्रस्तुतियां जो करते होंगे, निर्णय करते होंगे, छात्र करते होंगे, उन्हें क्या काम कैसे करना है। ठीक, अब इसमें जब छात्र केंद्रित है तो हर बच्चा चाहता है कि हम अच्छा काम करें, हम सबसे आगे बढ़े, यानी कि इसमें व्यक्तिगत उपलब्धि विशेष महत्वपूर्ण होगी। एक और बात, जब छात्र केंद्रित है तो वैसे भी सक्रिय होगी। वैसे ध्यान दो, छात्र केंद्रित हो चाहे शिक्षक केंद्रित, सक्रियता दोनों का गुण है। अब एक बेसिक सी बात बताओ, इसमें लचीलापन है तो इसमें क्या होगा? मुक्त प्रश्न, मुक्त कार्य, मुक्त अभिलेख या असाइनमेंट प्राप्त हो रहे होंगे। अब इसमें जब छात्र केंद्रित है तो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी, क्योंकि यहां पे व्यक्तिगत उपलब्धि मिल रही है। लेकिन ठीक उल्टे पे इधर आ जाओ, कोऑपरेटिव में ये शिक्षक केंद्रित होती है, तो सारी प्रतिभाग परक प्रस्तुतियां कराने का कार्य किसका होगा? शिक्षक द्वारा। और शिक्षक कोई भी काम कराएगा तो वेल प्लान्ड होगा, यानी कि संरचित होगा। संरचित चीजें हमेशा बधी हुई होती हैं, यानी कि इसमें जो कार्य होंगे, असाइनमेंट होंगे या फिर जो भी प्रश्न होंगे वो बद्ध प्रकृति के होंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षक काम कराना चाह रहा है तो सारे बच्चे आगे बढ़े ऐसी भावना होगी, यानी कि सामूहिक कार्य की भावना से काम कराएगा इसमें।
और इसमें सक्रियता बिल्कुल होगी और प्रतिस्पर्धा इसमें नहीं होगी, क्योंकि सामूहिक भावना वाले कार्यों में प्रतिस्पर्धा नहीं होती। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या नहीं है? तो अब एक चीज देखो, दोनों तो अधिगम ही है, एक है आपका सहयोगात्मक, एक है सहकारी, तो कुछ कॉमन विशेषताएं भी तो दोनों में होंगी। जैसे मैंने बोला ना, सक्रियता एक कॉमन विशेषता है, तो चलो हम कुछ कॉमन विशेषताएं सबकी बता दें। ये तो आपने अलग अलग देख लिया कि उन दोनों में अलग अलग अंतर क्या है। कॉमन विशेषता में एक चीज बताओ, एक है कोऑपरेटिव लर्निंग और एक है कोलैबोरेटिव लर्निंग। है तो दोनों क्या? लर्निंग। दोनों क्या है? अधिगम है। तो अधिगम की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए ना, कॉमन ही होंगी, क्योंकि दोनों क्या है? सीखना, और सीखने की कुछ कॉमन विशेषताएं हैं। देखो, इसमें भी काम कर रहे हो, उसमें भी काम कर रहे हो, मतलब एक में सहयोग कर रहे हो, एक में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो एक चीज बताओ, सबसे पहला अधिगम, ये दोनों काम कर रहे हो तो दोनों में एक चीज तो क्लियर होना चाहिए कि जो हमने सीखा वो क्या हो? अर्थपूर्ण हो। मतलब जो हमने सीखा वो कैसा अधिगम हो? अर्थपूर्ण अधिगम हो। चाहे तुम कोऑपरेटिव लर्निंग करो चाहे कोलैबोरेटिव लर्निंग करो, तुम्हें सीखो कैसा? अर्थपूर्ण तरीके का। ठीक है। अब देखो, इसमें भी कुछ लोग मिलते हैं, जैसे अगर तुम कोऑपरेट करोगे, सहयोग करोगे तो भी 10 लोग मिलोगे, और कोलैब बनाओगे तो भी 10 लोग मिलोगे, यानी कि तुम समाज से तो जरूर जुड़ोगे। चाहे तुम कोऑपरेटिव में जाओ चाहे कोलैबोरेटिव में जाओ, तुम्हारे साथ एक और बात तुम्हारी विशेषता में जुड़ जाएगी, सामाजिक अंतःक्रिया। तुम समाज से अवश्य जुड़ने का कार्य करोगे। यहां तक कोई समस्या? तीसरी कॉमन विशेषता की तरफ देखो, मैंने अभी तीसरी वाली पहले ही लिखवा दी थी, इधर लिख दे रहा हूं, सक्रियता। चाहे कोलैबोरेटिव में रहो चाहे कोऑपरेटिव लर्निंग करो, तुम्हारे अंदर एक गुण विकसित हो जाएगा सक्रियता का, कार्य करने का, जुड़ने का। ठीक। और अंतिम बात है, जब तुम लर्निंग की ही बात कर रहे हैं तो इसमें एक और बात है, दुनिया का कोई भी काम बिना लक्ष्य का नहीं होता। तो कोऑपरेटिव लर्निंग हो चाहे कोलैबोरेटिव लर्निंग हो, दोनों का लक्ष्य सर्वांगीण विकास की तरफ तो होता होगा ना। तो इन दोनों में सामान्य शिक्षा लक्ष्य, इन दोनों में एक चीज पे काम किया जाता है, सामान्य शिक्षा लक्ष्य पे काम किया जाता है। ये जो मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं, अर्थपूर्ण अधिगम या सामाजिक अंतःक्रिया या सामान्य शिक्षा लक्ष्य या सक्रियता, ये दोनों के कॉमन गुण हैं। मतलब ये कोऑपरेटिव में भी होंगे और कोलैबोरेटिव में भी होंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ठीक है। अब बेसिक सी बात समझो, क्यों कोऑपरेटिव वाला व्यक्तिगत उपलब्धि दिलाता है, पीछे आ जाते हैं एक सेकंड के लिए। क्यों ये वाला जो कोलैबोरेटिव है वो व्यक्तिगत की तरफ चला जाता है, ये और कोऑपरेटिव वाला सामूहिकता की तरफ जाता है। अगर आप सोच पाएंगे तो आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझाते हैं, कोऑपरेटिव क्यों सामूहिक हो रहा है और ये क्यों अलग सा हो रहा है। चलो, वैसे इससे पहले एक प्रश्न दे देते हैं छोटा सा, ओपन और ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये तो हम पहले बता चुके हैं ना, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है। ओपन, अच्छा कुछ पूछना चाह रहे हैं ओपन और क्लोज से? ओपन क्लोज हम पहले बता चुके हैं। मैं एक आध प्रश्न देखता हूं, अगर आपके लिए अच्छे प्रश्न मिल जाते हैं तो मैं जरूर दे देता हूं, क्योंकि प्रश्न करोगे तो इजीली ये समझ पाओगे कि ये चीजें करनी कैसे हैं। ठीक है। तो आज एक छोटा सा प्रश्न मैं ढूंढ करके दे देता हूं किताब में से। इसके 22-23 में बहुत से प्रश्न आए हुए हैं। अच्छा, अभी तक जो पढ़ा है इसमें कोई समस्या? देखो, अमुक्त प्रश्नों की विशेषताएं पूछा है, अभी आपको कुछ देर पहले मैंने अमुक्त प्रश्न बताए थे। ठीक है। अच्छा, ओपन और क्लोज एंडेड एक बार रिपीट कर दें। अभी मैं थोड़ी देर रिपीट कर देता हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जिन बच्चों ने पढ़ लिया पहले सॉल्व कर लो, नहीं आएगा तो फिर से रिपीट कर देंगे, तुरंत रिपीट कर देंगे। एक प्रश्न है, अमुक्त प्रश्नों की विशेषता। अमुक्त प्रश्न मतलब बद्ध प्रश्न, क्लोज एंडेड प्रश्न। प्रश्न की विशेषता नहीं है, यूजीसी का लेटेस्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। ऑप्शन देके हम पीछे चले जाएंगे, रिपीट करा देंगे, तब क्वेश्चन कराएंगे। असमान प्रत्युत्तर देने की अनुमति देना।
दूसरा सरल होना, तीसरा संरचित होना। मैं पूरा पूरा ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, ऑप्शन में जो मेन पॉइंट है वो लिख रहा हूं क्योंकि भर जाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड, हाँ ओपन एंडेड क्वेश्चन, अनस्ट्रक्चर्ड, हाँ सब सही है आपका। प्री प्लान्ड भी नहीं होते। स्वाभाविकता में कमी। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले, ये लेटेस्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कराने से पहले ओपन क्लोज वाले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, मतलब जो पढ़ाया हुआ है टॉपिक उसकी तरफ चलता हूं। देखो मैंने मुक्त और बद्ध प्रश्न में क्या पढ़ाया, ध्यान से देखो। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि वो कैसे होंगे, उनका एंड क्या है, ओपन है, तो उसकी संरचना नहीं होगी, वो असंरचित होंगे, उसमें स्ट्रक्चर फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि ओपन एंडेड है। प्री प्लान्ड नहीं होंगे बल्कि तत्काल में तैयार किए गए होंगे, मतलब प्री प्लान्ड नहीं हो सकते, पूर्व नियोजित नहीं हो सकते। उसमें असीमित उत्तर देने की क्षमता होगी, मतलब कि उसका सिरा बंधा हुआ नहीं है तो चीजें हो जाएंगी। असामान्य उत्तर देने की क्षमता होगी, देखो जो चीजें असंरचित हैं वो असीमित होंगी, जो चीजें संरचित होंगी वो सीमित होंगी। चिंतन के स्वतंत्र अवसर मिलते होंगे, चिंतन का स्वतंत्र स्तर या अवसर आपको प्राप्त होगा कि आप अधिक से अधिक सोचिए और काम करिए। हाँ, ये क्लास नेट के सभी विषयों के लिए उपयोगी है क्योंकि फर्स्ट पेपर सभी को कॉमनली पढ़ना है। ये फर्स्ट पेपर की क्लास है। नेट के जो आपके 80+ सब्जेक्ट्स हैं उसमें से सारे पेपर में फर्स्ट पेपर पढ़ते हो ना, तो इसलिए सबके लिए उपयोगी है। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें से स्वाभाविकता किसमें अधिक होगी, ओपन में अधिक होगी कि क्लोज में? बेसिक सी बात समझो, जहां पर तुम्हें अपने मन का बोलने का मौका मिल रहा है वो ओपन है कि क्लोज? तो सीधी सी बात है, तुम बोलोगे सर ओपन वाले में मन का बोलने का मौका मिलेगा। तो मुक्त प्रश्नों में एक और विशेषता होती है, स्वाभाविकता। स्वाभाविकता। और क्लोज वाले में तुमको अपने मन के बात बोलने के अवसर नहीं मिलते, तो इसकी एक विशेषता होती है स्वाभाविकता में कमी। क्लियर है? बात समझ में आई? तो बद्ध प्रश्नों में क्या होती है, वो संरचित होते हैं। जब संरचना फिक्स है तो पहले से तय करनी पड़ी होगी, यानी कि पूर्व नियोजित होगा। सीमित होगा क्योंकि संरचित है। सामान्य उत्तर देगा और चिंतन के लिए अवसर नहीं मिलेगा। और एक अंतिम बात, स्वाभाविकता उसमें ज्यादा नहीं होगी क्योंकि बंधा हुआ है। ठीक, तो चलते हैं अब प्रश्न की तरफ। यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो प्रश्न में आपसे किसके बारे में पूछा है, अमुक्त या बद्ध प्रश्न के विषय में पूछा है। स्वाभाविकता में कमी बिल्कुल विशेषता है, आपको पता है कि बद्ध प्रश्नों की विशेषता ही है स्वाभाविकता में कमी। संरचित होना बिल्कुल विशेषता है, सरल होना यह भी विशेषता है। एक चीज बताएं, जो चीजें संरचित है वो सरल है भाई, क्योंकि उसका हमें कम ही बताना है। सीमित है ना, सीमित चीजें सरल हो सकती हैं। लेकिन असामान्य उत्तर देने की विशेषता अमुक्त प्रश्नों की नहीं है बल्कि मुक्त प्रश्नों की है। तो यही उत्तर नहीं होगा क्योंकि यही पूछा है, कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, उल्टा ढूंढ लेते तो भी आंसर पा जाते। समझ में आ गई बात आप सभी लोग को? किसी बच्चे को कोई समस्या यहां तक? कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप, ठीक है। आंसर 1 बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब एक चीज और देखिए, यहां तक जो चीजें आपने सीख ली हैं, ये 2 टॉपिक में अगर किसी बच्चे को अभी तक जो पढ़ाएं कुछ दिक्कत हो पॉइंट में तो पूछ लो, नहीं तो फिर आराम से आप लोग को फिर हम या तो कोई नया टॉपिक, एक काम किया कीजिए, आप लोग नीचे जब क्लास खत्म हो जाए या क्लास चल रही हो चाहे जब भी, आप वो सारे टॉपिक कमेंट कर दिया कीजिए जो आपको यूजीसी में नए लग रहे हो, आपको समझ में ना आ रहे हो, जिसकी भाषा में आपको दिक्कत हो, बता दिया कीजिए। तो 2-3 टॉपिक का एक साथ आपको पढ़ा दिया करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? ये जो मैंने आज 4 चीजें बताई हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव, इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या? चलो, समस्या अगर नहीं है, पर जो चीजें फिक्स है वो, हाँ ये अच्छी बात है, पूछ लिए। जो चीजें फिक्स है वो सरल कैसी होंगी? सरल इस अर्थ में होंगी, मैं सरल उसको किस अर्थ में कह रहा हूं ये भी समझिए। सरल मैं कह रहा हूं, देखिए उस ऑप्शन में लिखा था क्या, वो भी पढ़ के बताऊं इससे अच्छा। सरल में जिसकी संरचना फिक्स है,
जिसकी संरचना फिक्स है उसको समझना क्या होगा? सरल होगा। जिसकी संरचना फिक्स है उस चीज को समझना सरल होगा, लेकिन जिस चीज की संरचना ही फिक्स नहीं है उसको समझना कठिन होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। देखो, जिसकी संरचना फिक्स है उसको समझना सरल होगा, इसीलिए मैंने सरल कहा। असल में ये देखो, जब भी कोई अपने मन की बात तुमसे लगातार बोलने लगता है तो बहुत से आशय को आप अगर हम उसे समराइज करने को कह दें तो आपके लिए बड़ा कठिन काम है। लेकिन अगर कोई संरचित चीज पूछ लें कि भारत में कितने राज्य हैं, तो इसका एक ही उत्तर है, संरचित उत्तर है। तो इसको समझना, बताना, लिखना, पढ़ना सब कुछ क्या होगा? सरल होगा। इस दृष्टि से सरलता की बात कर रहे हैं हम। ठीक, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो अगर इसे जो फिक्स नहीं है वो, हाँ, जो फिक्स नहीं वो अनसर्टेन हो जाएगा। बात सही है, क्योंकि मैंने फिक्स नहीं किया तो अचानक से कर लूंगा या सडनली कर लूंगा या तात्कालिक रूप से कर लूंगा। ठीक है, तो चलो यहां तक किसी बच्चे कोई समस्या? इंडिविजुअल अचीवमेंट, ठीक है। चलो आ गया। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नहीं तो इस क्लास को फिर हम आराम से ओवर करते। एक काम करिएगा, मैंने जो आज टॉपिक पढ़ाए ये चारों, इससे आपको 22-23 में कुल कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, जो नहीं आएगा उसको पूछ भी लेना। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। बाकी आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि क्या चीज समझ में और